So, good evening, everyone. Warm welcome to all the learners joining us today. We are excited to continue our exam prep workshop series 2.0 brought to you by Team Udan. ये हमारी सीरीज का चौथा सेशन है where we invite one topper for each subject ताकि वो हमें एक ऐसे स्मार्ट लर्निंग और टेक्निक्स बता सके जो एग्जाम्स में एक्चुअली वर्क करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम विशाल शर्मा है और मैं लॉ सेंटर 2 का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो योर होस्ट फॉर द इवनिंग। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एग्जाम्स को लेकर। कभी कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता। तो मेरी तरह कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसीलिए ये इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करी जा सके। It's a wonderful to join you all in enriching learning experience. Today we are here to talk about Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, a major reform in India's criminal procedure framework. Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita governs the procedure that begins from registration of an offense and investigation and extend through arrest, bail, inquiry, trial, and delivery of justice. In simple terms, it shapes how criminal law functions in practice and how the rights of a citizen, victim, accused person, police, and courts are balanced within the justice system. आज आज का जो सेशन है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बीएनएसएस को डीपली समझने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में हमारी बहुत हेल्प करेगा। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ मिस इलिशा हैं। सी इज 70% plus scorer and among toppers at Faculty of Law. Currently a second year student at Law Center 2. She was also appointed as a DUSU president for a day under the Navratri initiative of one female student, one president each day, recognizing her inspiring leadership and commitment to student representation. In today's session, she will be guiding us through important topics we need to know, answer writing techniques, and quick revision strategies that that could fetch up more marks and effective preparations. Thank you so much, ma'am, for taking time for us, and we are thrilled to learn from you. अब मैं इस सेशन के मॉडरेटर मिस्टर अभिनंदन कौल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो कि एक लॉ स्टूडेंट के साथ साथ जो कि एक लॉ स्टूडेंट तो है ही, साथ में एक दूसू के मीडिया प्रेसिडेंट भी हैं और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं, हु क्यूरेटेड दिस discussion and started this initiative, and he will be leading the session forward. Thank you, Abhinandan. थैंक्स विशाल फॉर दैट इंट्रोडक्शन। बिल्कुल आज का जो सेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है जैसे आपने मेंशन किया एंड ये जो सेशन है वी आर वेरी ग्रेटफुल कि इलिशा दीदी ने टाइम निकाला हमारे लिए। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, वो इज आल्सो अ टॉपर एंड इससे पहले उन्होंने बीएसए का सेशन लिया था, सबसे पहला सेशन इनफैक्ट इस वर्कशॉप सीरीज में एंड उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड वी आर ग्रेटफुल दैट शी इज हियर। तो अभी जो है इलिशा दीदी अपना जो सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, बेसिक्स हैं, कैसे स्टार्ट करें फ्रॉम स्क्रैच इस सब्जेक्ट को और क्या सोर्सेज यूज कर सकते हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं, उस सब के बारे में वो बताएंगी, हमें शेयर करेंगी ताकि हम सब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमें थोड़ा आइडिया लगे कि कैसे इस एग्जाम को टैकल करना है। एंड वंस शी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन, सब कुछ उन्होंने बता दिया, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे एंड उसमें आप जो भी आपके क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं एंड चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। और उसके बीच में भी जब मतलब बोल रही है अलीशा दीदी, बता रही हैं उनके टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, उस समय भी आप बोल सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि पहले उनको आप पूरा सुन लीजिए एंड देन उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस अपने सारे पूछ सकते हैं। सो विद दैट आई विल गिव द फ्लोर टू अलीशा दीदी, जो हमें बताएंगी अब कि इस एग्जाम में कैसा अच्छे स्कोर करे एंड हाउ शुड वी सॉर्ट ऑफ एस दिस। सो ओवर टू यू अलीशा। हेलो, थैंक यू इतना अच्छा प्यारा इंट्रोडक्शन के लिए। बिफोर बिगनिंग कैन वी जस्ट म्यूट आकाश एंड निकिता बिकॉज आई थिंक थोड़ा ऑडियो का ग्लिच होगा। यस आई यस यस, सी देयर माइक्स ऑन, थैंक यू। मैंने म्यूट कर दिया। ऑल्सो मतलब स्टार्ट करने से पहले इफ यू गाइस हैव योर केस मैथ्स तो उसको हैंडी रखो, एक पेन लो और एक नोटबुक लो सो दैट यू कैन जस्ट नोट डाउन वट एवर द सेक्शंस आर, कौन से केसेस हैं, क्या उनके ब्रीफ फैक्ट्स हैं, ठीक है। जो भी मेरे पास केस मैट है, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव द सेम केस मैट या कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं फिलहाल
अपनी से रेफर कर रही हूँ। कोई अगर ऐसा केस हो जो आपके उसमें ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, प्लीज सी फॉर योरसेल्फ, घबराना मत, ठीक है। या कोई ऐसा सेक्शन हो या यूनिट हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको हैंडल कर लेना। ऑल्सो बीएनएसएस का बहुत बहुत वाइड सिलेबस है, तो देर आर चांसेस कि मैं बीच में कोई टॉपिक ना बोलूं। जो टॉपिक मैं इंक्लूड नहीं करूं वो टॉपिक होंगे जो एनालिसिस में या तो नीचे होंगे, ठीक है, या आज तक पूछे ही नहीं गए होंगे। बिकॉज ऑल्सो मतलब मेरे लिए भी ऐसे फिजिबल नहीं है कि एक एक टॉपिक पेपर में याद करके जाएं, केसेस याद रखें, मेरी भी लिमिटेड कैपेसिटी है। सो इफ आई एम लीविंग एनी टॉपिक, प्लीज उसको फिलहाल स्किप करते चलना। व्हेन यू हैव द टाइम, एंड में आपको लगे कि ये करना है तो ही करना, अदरवाइज मत करना। जितना बताऊंगी आई थिंक उतना सफिशिएंट होगा कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट वाइज चलेंगे, जैसे बीएसए किया था वैसे ही सिमिलरली वी विल गो यूनिट वाइज। तो ये जो पहला यूनिट है आपका, इंट्रोडक्शन टू बीएनएसएस, ये बेसिकली सिर्फ एक थ्योरी पोर्शन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको यूट्यूब से देख सकते हो, कोई भी आप मतलब आप हायरार्की डाल सकते हो, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से जजेस क्या ट्राई कर सकते हैं, कौन से ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हैं, कितनी क्या पनिशमेंट होती है, मैजिस्ट्रेट के पास कौन सा जाता है, ये उधर कौन सा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो सब है ताकि आपको पता चले कि कहीं भी आगे अगर केस में यूज हुआ है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास गया था तो क्या जा सकता था, नहीं जा सकता था, तो आपको पता हो कि इट्स रिलेटेड टू दैट पावर्स, ठीक है। और ऑल्सो एक और चीज, इन केस यू आर प्लानिंग टू गो इनटू लिटिगेशन और जुडिशरी, अगर मतलब लॉ से रिलेटेड ही आपको आगे फील्ड में जाना है तो इस सेशन को अच्छे से सुनना। अदरवाइज जो भी मैं मतलब अगर आप किसी और एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप नहीं चाह रहे हो कि आप पूरी लॉ करो भी, आप सिर्फ ऐसे ही आ गए हो, कोई और एग्जाम देना है, यूपीएससी देना, वट एवर इट इज, तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अपना एनालिसिस उठाओ, 7-8 टॉपिक्स करो, उससे पास होने लायक पढ़ो, ठीक है। अब इतनी अच्छे से इतनी एग्जॉस्टिव पढ़ाई तभी करनी है जब आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज डोंट डू इट, ठीक है। हाँ, तो ये पहला बेसिकली इट्स ऑल योर डेफिनेशंस एंड ऑल। इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, मतलब बेल बॉन्ड, बेल, श्योरिटी एंड ऑल, ये सब चीजें हैं, ये आप देख लेना। ऑल दो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो आगे टॉपिक्स में भी अपने आप आ जाएंगे। सेकंड मेन चीज से स्टार्ट करते हैं, एफआईआर। ये इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल केस तभी होता है जब एफआईआर होती है, जब पुलिस को ऐसे खबर मिल जाती है कि हाँ भाई कोई अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है। दैट इज व्हेन दे स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ठीक है। अब वो एफआईआर का आप सेक्शन देख के घबराना प्लीज मत, ठीक है, कि ये तो इतना बड़ा सेक्शन है या क्या है। कोई भी ऐसे बड़ा सेक्शन होता है, व्हाट यू कैन डू इज व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, टाइम, पर्पस, एक्सेप्शन, अथॉरिटी, ऐसे सबसेक्शंस को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एफआईआर का जो पहले 154 था, 173 है, उसमें सबसे पहला है कि व्हाट, क्योंकि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग है ना, तो इसको आप व्हाट से कर सकते हो ताकि पेपर में आपको याद आ जाए कि अच्छा पहला सबसेक्शन में व्हाट था, ठीक है। और उसी में ही हाउ है। अब हाउ कैसे है कि उसी में लिखा हुआ है कि या तो वो ओरली भी हो सकती है या वो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका एक सेक्शन में आपको याद हो गया कि पहले सब सेक्शन में याद हो गया कि पहले में ही व्हाट है और हाउ है, ठीक है। ये जो प्रोवाइडेड वाला पोर्शन है याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है तो आप मतलब स्किप कर दो, ठीक है। फिर सिमिलरली सेकंड में, ये सेकंड तो मतलब बहुत इजी है कि हाँ भाई अगर हमारे भी राइट्स हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेंट है, कोई भी विक्टिम है, उसको एफआईआर जाती है, इवन इफ यू गाइस आर नॉट अवेयर, कभी ऐसे एफआईआर नहीं करी है, कभी किसी ऐसे थाने वाने नहीं गए हो, तो आपको पता होगा कि एफआईआर की कॉपी आपको मिलती है, ठीक है। सिमिलरली तीसरे में ये दे रखा है कि 3 से 7 साल, ठीक है। ये जो भी केसेस हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि इसी के बीच वाली पनिशमेंट का कोई क्राइम हुआ है तो ठीक है, तो डीसी डीएसपी से नीचे की रैंक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का आता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप आगे देखोगे ललिता में, जो भी वो सबसे मतलब बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, तो ये रिलेट देयर, ठीक है। तो ये इस चीज को वैसे देख लेना।
इसके बाद ये एफआईआर का सेक्शन हाँ मतलब है थोड़ा बड़ा है, पर इसी के साथ अगर आप अपनी डेफिनेशंस में जाओगे वहां से कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये सारी अगर डेफिनेशंस इफ यू राइट इन योर आंसर, दिस इज हाउ यू स्कोर बेटर मार्क्स। कि एफआईआर में भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है, ठीक है, इट्स नॉट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसलिए कॉग्निजेबल की डेफिनेशन लिख देना ब्राउनी ब्राउनी पॉइंट्स, ओके। इसके बाद देयर इज दिस टॉपिक, आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों के टीचर्स ने करवाया नहीं करवाया, बट देयर इज दिस एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो इसको लिख लो कि ये आप थोड़ा रिसर्च करके इसके बारे में लिख सकते हो। बेसिकली इट्स लाइक कि अगर नॉन एक्यूज्ड है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट और कोरबोरेट कर सकते हैं, और अगर एक्यूज्ड है तो वो कन्फेशनल बेसिस पे होता है, नॉन कन्फेशनल हो गया, इवन डाइंग डिक्लेरेशन है एफआईआर की, उसमें क्या वैल्यू है। और मतलब बेसिकली एक तो इतना बड़ा इसका एफआईआर के सेक्शन है, अगर आप ये सही से लिख रहे हो, इफ यू आर क्लियर कि आपको क्या लिखना है एफआईआर के सेक्शन में, तो मतलब इतना इनफ है थ्योरी। एंड व्हेन यू कम टू ललिता कुमारी, ठीक है, ललिता कुमारी में बेसिकली जो डायरेक्शंस दी गई थी, हुआ ये था, मैं बहुत ब्रीफ फैक्ट्स बता देती हूँ कि एक माइनर लड़की किडनैप हुई, उसकी रिटर्न रिपोर्ट दी गई, ठीक है, पर पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होता है, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, जिसको रिटर्न कंप्लेंट जाती है, उसने वो रजिस्टर नहीं करी। उसके बाद वो एसपी के पास गए, एसपी ने भी कुछ इतना मतलब एसपी ने वो एफआईआर तो रजिस्टर कर ली, पर कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाले उस लड़की को ढूंढने के लिए या जिसने भी किडनैप किया उन्हें ढूंढने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपको ऐसे पता चलता है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो क्या एफआईआर मैंडेटरी है या नहीं है, और अगर मैंडेटरी नहीं है तो क्या इंक्वायरी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 7 बेसिक्स डायरेक्शंस आई थी, ठीक है। ये अब आप लोगों के भी ऐसे दिमाग में चीज बैठ जानी चाहिए कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के होते ही एफआईआर मैंडेटरी है। आपको सिर्फ इतनी बस इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है डज नॉट मैटर एट ऑल। अगर इंफॉर्मेशन है तो एफआईआर होगी। अगर आप जाके, अगर अभिनंदन जाके पुलिस स्टेशन में कहता है कि इलिशा ने इसका खून कर दिया है या इलिशा ने मेरी फैमिली में से किसी को मार दिया है, दे आर बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, चाहे मैं मतलब मैंने कुछ ना किया हो तो भी, ठीक है। तो एफआईआर होनी जरूरी है। इसके साथ डायरेक्शंस थी, वो बेसिकली वही थी कि रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी है, जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं उन्हें पता चल रहा है, पर उनके पास ऐसे प्राइमा फेसी एविडेंस है कि हाँ भाई ये आगे इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो पीई कर सकते हैं, ठीक है। फिर पीई के बाद उनका भी दे आर टाइम बाउंड, अगर वो क्लोज हो जाती है तो दे आर सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट, ठीक है, कि क्यों भाई कि हमने क्यों क्लोज करी। और फिर इसमें ये भी बताया गया था कि डिफरेंट केसेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, हर केस को उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखना चाहिए, अदरवाइज उसी के हिसाब से मतलब उसको डील करना चाहिए। इसमें भी अब आप ये देख सकते हो कि ललिता कुमारी की कितनी मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बैक टू बैक इसमें रिविजन्स हुई है टाइम पीरियड को लेके। तो लास्ट जो इसमें 2008 का आया था वो था कि नॉट ओवर देन 15 डेज, ठीक है। तो पहले ये टाइम बाउंड था कि 7 दिन के अंदर अंदर करना होता था। इसमें उन्होंने जो एक्यूज है उसको भी प्रोटेक्ट कर रखा है, जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी प्रोटेक्ट कर रखा है। इसलिए ये ललिता कुमारी की जजमेंट इज लाइक, मतलब आप लोग कभी लिटिगेशन करोगे, आप लोग इंटर्नशिप करोगे ना, तो सबसे पहली जजमेंट ही आप लोग ये लेके आओगे एफआईआर की। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार दो बार इसको पढ़ोगे ना आपको चीजें याद हो जाएंगी। बीएनएसएस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद यूथ बार एसोसिएशन, बेसिकली ऑनलाइन डिटेल्स होनी चाहिए एफआईआर की, ये उसके लिए था, नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर हाँ देख लेना, इसमें गाइडलाइंस वगैरह डल गई थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी भी आप लोग देखोगे कि कोई भी ऑनलाइन जो पोर्टल है दिल्ली पुलिस का, उसमें कोई भी मैट्रिमोनियल केस आपको नहीं मिलेगा, आपको रेप केसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें विक्टिम की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यूथ बार एसोसिएशन में ऑनलाइन एफआईआर से रिलेटेड था, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड आप लोग पढ़ोगे 175। अब ये
सेकेंड यूनिट में ही जो सब टॉपिक्स हैं उसमें से ही आप ये देख लो फुल फ्लैश 20 मार्कर्स बन सकता है. दिस इज द सेकेंड टॉपिक जिसका पूरा 20 मार्कर आ सकता है, विच इज द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट. ठीक है, ये पहले 156(3) था. उसमें ऐसा होता था कि अगर कोई पुलिस वाला नहीं, मतलब मैं थाने नहीं जा रही हूँ सीधा, मैं अपनी कंप्लेंट दे रही हूँ एसटी को, मतलब हो गया कुछ भी नहीं कर रहा है, तो मैं सीधा कोर्ट जा सकती हूँ कि भाई देखो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसे ऐसे मेरी चीज का कॉग्निजेंस ले लो. ठीक है, तो बेसिकली 175 इज फॉर दैट. वो आगे बोल भी सकता है मैजिस्ट्रेट कि देखो इंक्वायरी करनी जरूरी है, वो डायरेक्शंस दे सकता है. तो पर वो तब होगा जब उसमें आपने कुछ एप्लीकेशन लगा रखी है, आपने उसको रीजंस दे रखे हैं कि हाँ मेरी मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ सच है. ठीक है, तो ये 175 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ 175 के साथ साथ आपको 210 लिखना पड़ेगा. इफ यू आर नोटिंग डाउन समवेयर, इसको देख लो. ठीक है, आपको 210 देना पड़ेगा. दिस इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द मैजिस्ट्रेट. ये आपका यूनिट 5 का भी टॉपिक है. 5 का ए जो है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, वो 210 आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो क्योंकि मैजिस्ट्रेट का था, तो इसको साथ में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा. इसके बाद इसी ये मैजिस्ट्रेट वाले के लाइक 175 के जो केसेस हैं वो है मधुबाला और साकिरी वासु. ठीक है, मधुबाला में ये हुआ था कि एक वाइफ थी, उसने हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी, पर डिफरेंट मैजिस्ट्रेट्स को करी थी. वो उनकी जुरिस्डिक्शन अलग थी. ठीक है, तो और पर दोनों ने ही उसको कॉग्निजेंस ले लिया था. तो बात ये थी कि दो अलग अलग पे, दो अलग अलग मैजिस्ट्रेट्स की पावर पर क्या ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है. तो मतलब इन्होंने इसमें 210 को डिस्कस किया था और 175 को डिस्कस किया था कि कैसे कैसे कॉग्निजेंस ले सकता है, कैसे कैसे वो आगे इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस दे सकता है एक मैजिस्ट्रेट. और साकिरी वासु में ये हुआ था कि एक आर्मी मेजर का बेटा, ठीक है, आर्मी मेजर वाज द ऑपोनेंट, और जो उसका सन था वो एक गवर्नमेंट, मतलब एक रेलवे पुलिस स्टेशन जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, वहां पर उन्होंने सुसाइड कर ली थी. तो उनके फादर ने ये बोला कि ये मर्डर है, क्योंकि मेरे बेटे को पता था कि इस पूरे जो भी ये यहाँ पर डिपार्टमेंट है इसमें करप्शन चल रही है, इसलिए उसको मतलब ऐसे मार दिया गया. इट्स नॉट सुसाइड, ठीक है, इट्स मर्डर. तो और वो सीधा पहुंच गए थे कि मतलब वो डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो. तो क्वेश्चन ये उठा था कि कोई भी बंदा जाके ये कह सकता है कि मैं चाहता हूँ मेरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे या ईडी करे. तो ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी किसी भी एफआईआर में कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग सकता है, क्या वो किसी का हक है? तो कोर्ट ने बोला था कि देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एनी ऑफ द कंप्लेनेंट. ठीक है, वो चाहे 170, पहले तो 173 में जाए, एफआईआर की कोशिश करे, वहां नहीं हो रही है तो 175 में जाए, मैजिस्ट्रेट के पास जाए. ठीक है, उसके बाद भी मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि अगर कोई उसका जूनियर सही से काम नहीं कर रहा है वो उसको आगे फर्दर डायरेक्शंस दे सकता है. ठीक है, और ये सब नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, बट आप ऐसे नहीं डिमांड कर सकते कि सीबीआई ही मेरी इन्वेस्टिगेशन करे मेरे केस की. तो उनकी अपील डिसमिस कर दी गई थी. इसके बाद कैन वी म्यूट सुमन प्लीज? हेलो, या, थैंक यू. उसके बाद ये हो गया. एफआईआर में एक और इनका टॉपिक है, सब टॉपिक है, दैट इज डिफॉल्ट बेल. ठीक है, मैं एक बार वो नहीं, सॉरी, वो बेल का है. ओके, एफआईआर इज डन. ठीक है, एफआईआर हो गई है आप लोगों का. ये दो टॉपिक्स कर लोगे तो लाइक मतलब हो जाएगा. I had a question. Harshvardhan, please ask at the end of the session. ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड टॉपिक है आपका इन्वेस्टिगेशन, इसमें बेसिकली जो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सर्च एंड सीजर है. सर्च एंड सीजर के बहुत सारे सेक्शंस हैं.
आप वो खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो कि क्या हक है अगर कोई पुलिस वाला आपके घर आ जाता है, ऐसे सर्च वर्च करने लगता है तो क्या मतलब आपके क्या राइट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। इससे रिलेटेड कोई केस नहीं है, ठीक है। जो ये सेकंड ये जो थर्ड यूनिट के जो केसेस हैं डीके बासु स्टेट और अरनेश वाले, ये बेसिकली उस पे है, मतलब राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन पे है, ठीक है। तो इस थर्ड यूनिट का जो बी सब टॉपिक है उसकी बात करते हैं। अब ये देखो अभी तो आप लोग वैसे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुका है उसे पता होगा, नहीं पता है तो भी आगे भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे अपने थर्ड सेमेस्टर में। तो ये राइट्स बेसिकली आपके बीएनएसएस में भी हैं और आपके कुछ आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 22 हो गया, आर्टिकल मतलब 22 का 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, लीगल एड है, ठीक है, कि कोई मतलब आप ऐसे लीगल एड डिनाई नहीं कर सकते हो। किसी को भी आप अरेस्ट कर रहे हो तो आपको उनको ग्राउंड्स बताने ही है। तो बेसिकली राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन हमारे यहाँ यही होता है कि अरेस्टेड के भी, एक्यूज्ड के भी और विक्टिम के भी ऑलमोस्ट सिमिलर से राइट्स हैं। ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है यहाँ का। पर इसमें ऐसे 7-8 राइट्स मेंशन कर दोगे तो मोर देन इनफ है। फॉर एग्जांपल कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, लीगल एड मिलनी चाहिए, उसको मैंडेटरी मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर आपको प्रोड्यूस करना ही होता है, ठीक है। और 24 घंटे के बाद आप नहीं कर सकते, दैट गोस मतलब डिफॉल्ट बेल में वो चीज चली जाती है, ठीक है। और राइट टू बेल है एक, आप किसी को भी अरेस्ट करते हो तो उसके किसी भी नॉमिनेटेड पर्सन को, उसके फ्रेंड को, उसकी फैमिली को आपको बताना जरूरी है कि हमने इस पर्सन को यहाँ से अरेस्ट करा है, इस ग्राउंड पे करा है, इस थाने में जा रहे हैं, ठीक है। और और मेडिकली एग्जामिन्ड, मतलब ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं हर किसी अक्यूज्ड के, सो दैट कल को कस्टोडियल वायलेंस हो, इन केस वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे जाए तो उस चीज का पता लग जाए कि किसी पुलिस वाले ने किसी के साथ कोई वायलेंस तो नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे 7-8 आप लिखोगे, मोर देन इनफ। अब है डीके बासु का केस, इसमें राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन में, और ये इतना मतलब बढ़िया केस है, आप इसकी पढ़ोगे, इसकी जजमेंट्स पढ़ोगे, आपको मजा आ जाएगा। इसमें इन्होंने बेसिकली ये हुआ था कि एक वेस्ट बंगाल में डेथ हुई थी और एक यूपी में डेथ हुई थी। वो लेटर्स लिखे गए थे पीआईएल के थ्रू और उनको क्लब कर दिया गया था पिटिशंस के अंडर। मतलब समझ गए, 2 कस्टोडियल वायलेंस होती है, 2 अलग अलग स्टेट्स में होती है, उन्हें क्लब कर दिया जाता है एक पिटिशन के अंडर। और इस जजमेंट के अंदर 11 गाइडलाइंस दी गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 11 गाइडलाइंस। उसमें से ऐसी ऐसी थी कि कोई भी मतलब पुलिस वाला है उसके नेम टैग्स होने चाहिए। आपने देखा होगा कितनी रील्स एंड ऑल्स में देखा होगा कि पुलिस वाले अपना नेम टैग एकदम से हटा लेते हैं जब उन्हें पता होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। उस पे उनका नेम मतलब एकदम वो क्लियरली होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उस पे लिखा होना चाहिए क्या टाइम था, किसने अरेस्ट किया, किसने विटनेस किया। इवन जो अरेस्ट हो रहा है, जो अरेस्टी है, उसके भी साइन होते हैं, किसी उसके फैमिली वाले को बताना होता है। इनकेस वो उसी मतलब उसी जगह का नहीं है, वो नेटिव नहीं है, वो बाहर का है, तो लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको आपको बताना पड़ता है। अब इन चीज को, ये अलग अलग जो भी आपकी 11 गाइडलाइंस है, इनको आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। पहला उठाओ, एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स, ये 36 का ए है, ठीक है। ये आप मतलब अपने ये देख लेना, सेक्शंस एंड ऑल जो भी है इसको रिलेट करना शुरू करो। 36 का बी इज मेमो ऑफ अरेस्ट, 36 का सी इज टू इन्फॉर्म वन पर्सन। अगर ऐसे आपने एक टेबल वेबल बना ली, आप वो 11 गाइडलाइंस भी याद कर लोगे और आप राइट्स भी याद कर लोगे। तो आपको बस राइट्स पहले लिखने हैं, आपने थ्योरी पोर्शन अपना रेडी कर लिया, साथ साथ आपने अपना केस रेडी कर लिया है, ठीक है। और फिर ये सब भी है कि उसमें एंट्री भी होती है, डायरी में इंस्पेक्शन मीमो भी होता है, तो ये सब, और ये पीसीआर में भी अपडेट करनी होती है आपको इन्फॉर्मेशन, आपको आपने जिसको भी अरेस्ट किया है, ठीक है। इसके बाद ये जो केस है दिनेश कुमार वाला, ये भी इसी के ऊपर है, राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पे। हुआ ये था कि 2 लोगों ने कांस्टेबल
जो ड्राइवर्स होते हैं ना उनके लिए डाला था हरियाणा पुलिस में, और वहां पर ऐसे पूछा जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस तो पेंडिंग नहीं है या कभी था तो नहीं, तो उन्होंने नो कर दिया। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ऐसे एक तो मैसेजेस आ रहे, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, लेट बी ओके। इट वाज फाउंड लेटर ऑन कि यस उनके अगेंस्ट केस था बट वो एक्विट हो गए थे। ठीक है, तो वो एक इसके लिए कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी वो दो ड्राइवर्स थे वो आए थे, वो विलिंगली आए थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी, वो कस्टडी में आए थे। सो बेसिकली इसमें कस्टडी और अरेस्ट का मतलब बताया गया था। ठीक है, जो अरेस्ट होता है ना वो कस्टडी ही होता है, बट कस्टडी इज नॉट अरेस्ट। सो कस्टडी मतलब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन अरेस्ट। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया था, पर उनको एंड में ये नौकरी मिल गई थी। इसमें एक ही हो गया ना। ये जो आपका केस है अनीश कुमार, ये आपका डिफॉल्ट बेल का केस है, तो मैं इसको भी बेल में समझाती हूँ। बाकी ये यूनिट 3 थी आपकी। लेट्स कम टू द यूनिट 4 बेल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर बहुत लेंदी टॉपिक है। इन केस आपका थोड़ा क्रिमिनल की तरफ इंक्लिनेशन है तो ये जजमेंट्स जो है बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपके सीनियर्स कभी मांगेंगे तो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, और लेट मी जस्ट टेक आउट द नोट्स। यस, अब बेल में सबसे पहले वही वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, बॉन्ड क्या होता है और बेल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपकी गिवन है, आप इन्हें उठाओ, इन्हें देखो। ठीक है, अपना थोड़ा बहुत तो मतलब एफर्ट्स लगाओ और इन चीजों को समझो। ठीक है, और फिर काइंड्स ऑफ बेल्स। तो बेसिकली इसमें ये है जो आपका बेल एंड बेलेबल ऑफेंसेस है। ठीक है, दैट इज वेरी इजी टू गेट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जनरली नहीं पूछते हैं, मे बी 10 मार्कर में पूछ सकते हैं क्योंकि बेल के खुद के इतने अच्छे अच्छे और टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो बेल एंड बेलेबल ऑफेंसेस विच इज 478। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको कल को प्रैक्टिस करनी है तो। और इसके बाद आ जाओ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पे विच इज 480। ठीक है, एज द नेम सेज कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी कब कब होना, मतलब कब कब उसको बेल मिल सकती है। ठीक है, इट्स नॉट द रूल कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये पढ़ो, इसके पर बहुत सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, सब सेक्शंस हैं। 481 में दे रखा है कि जो भी है एक्यूज्ड है उसको कैसे अपीयर होना है, या विदाउट जो भी है रीजनेबल ग्राउंड है नहीं है, अगर कॉग्निजेबल है पहले हुआ है तो ही डिनाई होएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, इतने सारे हैं कि इसमें आप देख लोगे कि कोई भी मतलब एक्सेप्शंस क्या है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी। ये इफ यू आर अ फीमेल, इफ यू आर अ चाइल्ड, इफ यू आर अ ओल्ड पर्सन, तो ऐसे ऐसे आपको जनरली मिल जाती है। इसका इम्पोर्टेंट सब सेक्शन इज 3 जिसमें बेल कंडीशंस गिवन है। ठीक है, ये बेल कंडीशंस आप समझोगे क्यों जरूरी है, क्योंकि जब कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात करते हैं तो दीज कम इनटू यूज। तो पहला इसका यही है कि वो उन्हें जब भी बोला गया है वो पर्सन तब आएगा। ठीक है, जब भी उन्हें बुलाया गया वो पेश होगा, वो ऐसा कोई भी ऑफेंस दोबारा नहीं करेगा, और वो किसी भी इन्वॉल्व पार्टी को ऐसे थ्रेट नहीं देगा या मतलब कुछ खिलवाड़ नहीं करेगा बेसिकली एविडेंस के साथ कि मतलब वो टेम्पर नहीं करेगा। तो 480 का 1 इज इम्पोर्टेंट, देन 3 इज इम्पोर्टेंट। जिसका 2 है वो मैंडेटरी बेल प्रोविजन है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और हाँ मतलब ये छोटे छोटे बाकी सेक्शंस हैं। पूरा सेक्शंस याद नहीं हो रहे हैं आपको, सब सेक्शंस नहीं याद हो रहे हैं तो जस्ट राइट कि 4 में है रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। फिफ्थ ये है क्यूज रिलीज ऑन बेल कैन बी अरेस्टेड एंड सेंट टू द कस्टडी इफ कोर्ट्स कंसिडर इट्स नेसेसरी। और इसका नॉन बेलेबल का जो आपका केस है आपके केस मैट में वो कैप्टन जगजीत सिंह है। सो इफ यू आर नोटिंग इट डाउन प्लीज नोट इट डाउन कि 480 का केस है जगजीत सिंह। फिर इसके जो फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने होते हैं वाइल ग्रांटिंग द बेल, जैसे कि वो
मतलब कितना सिवियर ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट क्या है, कि क्या वो एक्यूज है वो भाग सकता है कहीं, क्या वो किसी को थ्रेटन कर सकता है, एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं दैट इज इन गुरचरण सिंह। ठीक है, तो अब मतलब इसके ये 2 केसेस हैं। देन कम्स द एंटिसिपेटरी बेल। ओके, बेसिकली एंटिसिपेशन इज कुछ होने से पहले आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये होने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खतरा है कि कोई भी है वो मेरे अगेंस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई भी केस बनवा सकता है, तो मैं पहले ही एक एंटिसिपेटरी बेल लेके बैठ जाऊं। इसका जो सेक्शन है दैट इज 482। ठीक है, उसमें दे रखा है कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए, इसकी सबसे मैंडेटरी चीज है कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए आपके एंटिसिपेटरी बेल के अंदर। ठीक है, और इसका जो केस है आपका दैट इज गुरबख्श सिंह सीबिया। ठीक है, तो ये लिख लिया। और सुशीला अग्रवाल, अब सुशीला अग्रवाल आई डोंट थिंक सो आपके केस मैट में है, पर वो गाइडलाइंस थी, नहीं है वो गाइडलाइंस थी, तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो एंटिसिपेटरी के 2 केसेस हो गए आपके, नॉन बिलेबल ऑफेंस के 2 केसेस हो गए। Then comes your power of the High Court or the Courts of Sessions regarding bail, which is in 483. तो इसको भी लिख लो। अब आ जाओ कैंसिलेशन ऑफ बेल पे। सो बेसिकली इसके 6 सब टॉपिक्स बनते हैं, विच इज बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर। ठीक है, और कैंसिलेशन ऑफ बेल, डिफॉल्ट बेल, ठीक है, और एंटिसिपेटरी बेल। सो दीज आर द 6 सब टॉपिक्स ऑफ बेल। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो और आप कितना रिटेन करना चाहते हो या पेपर के हिसाब से क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन बेलेबल। हाई कोर्ट की पावर्स जनरली नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो 10 में पूछ लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इनके लिए मतलब और भी क्वेश्चंस होते हैं। एंटिसिपेटरी cancellation can come in 10 marker and default bail can also come for 20 marker। तो इसका जो अब ये कैंसिलेशन वाला टॉपिक है दैट इज बेसिकली जब आपको बेल मिल जाए उसके बाद कोई उसको कैंसिल कर रहा है, तो वो मतलब बहुत मेजर चीज है। उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो भी बेल कंडीशंस थी आपने उनको फुलफिल नहीं किया, दैट इज व्हेन योर बेल गेट्स कैंसल्ड। ठीक है, विच इज इन 480 सबसेक्शन 5 एंड 483 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो ये दोनों है कैंसिलेशन ऑफ बेल के। इसका जो केस है वो संजय गांधी वाला है और गुरचरण सिंह वाला है। गुरचरण सिंह, हाँ, एक ये आपका संजय चंद्रा भी सीबीआई का केस है। मैं एक बार फटाफट से ब्रीफ फैक्ट्स वगैरह बता देती हूँ इनके केसेस के, सो दैट यू कैन जस्ट राइट डाउन। ये जो गुरबख्श सिंह था ये एंटिसिपेटरी बेल का था। इसमें ये हुआ था कि एक मिनिस्टर था पंजाब का, उसके ऊपर ना करप्शन के एलिगेशंस लग रहे थे, तो क्योंकि उसको बचना था एफआईआर होने से पहले, उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल दी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मतलब ऐसे खाली उसको डर लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कुछ कंक्रीट कुछ सबूत होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर एंटिसिपेटरी बेल पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसे ग्रांट कर रहा है। ठीक है, उनको अपना थोड़ा दिमाग लगा के वो बेल ग्रांट करनी चाहिए। और ये तब हो सकती है एफआईआर होने के बाद भी एंटिसिपेटरी बेल आपको मिल सकती है, बट बिफोर द अरेस्ट। ठीक है, ये बहुत मेजर चीज है, अगर आप इसको मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप इसको समझोगे रिप्लाई कर दोगे तो वेल एंड गुड। एफआईआर के बाद भी एंटिसिपेटरी बेल हो सकती है और अरेस्ट होने से पहले। ठीक है, पर अरेस्ट होने के बाद तो नहीं मिलेगी आपको एंटिसिपेटरी बेल। और इसके बाद सुशील अग्रवाल में ये था बेसिकली कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए क्या एंटिसिपेटरी बेल की, तो इसका यही माना गया था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे आप ब्लैंकेट नहीं बना सकते हो कि 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीने ऐसे आपको एंटिसिपेटरी मिलनी चाहिए। जब तक आपको ऐसा डर है या आपको पता है कि आपके ऊपर ऐसे रीजन टू बिलीव है, तब तक आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो। फिर इसका जो संजय गांधी वाला केस है, अब तुमने सुना होगा या पता नहीं, अगर तुम हो थोड़े से मतलब पुरानी मूवीज देखे तो एक मूवी आई थी किस्सा कुर्सी का, मतलब आने वाली थी, आई का मेरे को नहीं पता, पर उसमें बेसिकली जो एलिगेशंस थे संजय गांधी और उनकी मॉम के ऊपर वो सब थी, तो उसके अगेंस्ट सर्टिफिकेट ना मिले
इसकी बात थी, रिट पिटीशन हुई, और फिर इनकी जो फिल्म थी, जो भी जहां पर ये थी, जिसमें पूरी फिल्म थी, उसको जला दिया गया था। ठीक है, तो इसमें ये बात करी गई थी कि संजय गांधी की जो बेल है, क्या वो कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, अरे इसमें जो संजय गांधी की जो बेल थी वो कैंसिल हो गई थी, क्योंकि उन एक जगह थी, वहां से इनको बॉक्सेस मिले थे जहां पर इन्होंने वो उस मूवी की जो फिल्म होती है, पहले तो रिकॉर्डेड होती थी, कैसेट्स होती थी, उनको जला दिया था। तो बेसिकली कोर्ट ने ये बोला था कि क्योंकि इन्होंने अपनी बेल कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, उसका मिसयूज किया है, तो उनकी बेल कैंसिल हो गई थी संजय गांधी की। तो बेसिकली ये केस था, और गुरचरण में ये था कि इसमें एक सीनियर पुलिस जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने मर्डर वर्डर मतलब एक्यूज था कि ऐसे मर्डर कर देते, जैसे इनकाउंटर होता है ना, कि एक डकैत को उन्होंने मार दिया था, और पर उन्होंने वो यूं नहीं मारा कि ठीक है हो गया, ऐसे मतलब अनप्लान्ड था, ये था वो था, उन्होंने उसको जान के मतलब ऐसे डुबा के, यमुना में डुबा के मारा। तो ये था कि ऐसे केस में क्या होता है या क्या नहीं होता है। तो उन्होंने बेल कैंसिल कर दी थी, क्योंकि बहुत सिवियर नेचर का ये केस था। ठीक है, और कैप्टन जगजीत सिंह में भी वही था कि कॉन्स्पिरेसी का ऐसे एक आर्मी कैप्टन पे एक्यूजेशन था कि ऐसे केस में क्या होगा। ठीक है, कि बहुत सिवियर है, बहुत ग्रेव है। तो बेसिकली ये था कि अगर प्राइमा फेसी है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर और ज्यादा सीरियस है, अगर थोड़ा नॉन सीरियस है ऑफेंस, तो मे बी आप कंसिडर कर सकते हो, अगर सीरियस है तो आपको नहीं देनी है। तो इसमें भी जो बेल ऑर्डर था उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट कम्स है संजय चंद्रा। इसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर ये केस है, सुपर राइटिंग इट डाउन लिख लो। इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज प्रिविलेज। ठीक है, ये दो चार लाइनें होती हैं जजमेंट्स में, इन्हें उठाओ, इनसे क्वेश्चंस भी आ जाता है। ठीक है, और बेल का ऐसे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको मतलब प्यूनिटिव या प्रिवेंटिव, ऐसा कोई नेचर नहीं है। इट्स बेसिकली कि बंदा जिसको भी बेल मिल रही है वो कल को कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आए, तो उसकी जो अपीयरेंस है ये होता है मेजर फैक्टर। तो इसको बेल मिल गई थी। ठीक है, अब एक बार डिफॉल्ट बेल पे आते हैं, जो कि अरनेश कुमार की जजमेंट है, विच इज योर 187 का 3। अब इसमें अब ऐसा बोला गया है कि अगर 90 डेज कोई अगर मतलब सिवियर क्राइम है, जिसको जिनकी मतलब पनिशमेंट ऐसे डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, मेजरली 10+ है, उनके अगर 90 डेज में, और अगर 60 डेज में उनकी जो छोटे ऑफेंसेस हैं, अगर चार्जशीट वगैरह फाइल नहीं होती है, तो वो डिफॉल्ट बेल है। हाउएवर व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू कोर्ट, आपको रियलाइज होगा कि ये मतलब इन प्रैक्टिस ये ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर द बुक्स। तो ये 187 का 3 इज योर डिफॉल्ट बेल। मतलब आपसे क्वेश्चन बिल्कुल चांसेस हैं कि आएगा ही आएगा, तो दैट इज योर 187 का 3। ठीक है, और इसके 187 के 2 में देयर वर सम चेंजेस जो पहले थे, मतलब जो पहले से अब हुए हैं, सीआरपीसी से अब चेंज हुआ है। पहले ये होता था कि पहले 15 दिन पुलिस कस्टडी रहेगी और फिर 60 या 90 दिन जुडिशियल कस्टडी रहेगी। अब ऐसी चीज हटा दी है। ठीक है, अब वो मतलब ऐसे डिवाइड कर करके भी ये चीजें ले सकते हैं, मतलब ये पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को डिवाइड कर सकते हैं। उन्हें कोई ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि उन्हें पहले 15 दिन ही पुलिस कस्टडी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 15 बाद दे डिस्कवर समथिंग एंड दे रिक्वायर पुलिस कस्टडी। सो ये वाली चीज थी। अरनेश कुमार में हुआ ये था कि वाइफ ने सीधा एलिगेशन लगा दिया था क्रुअल्टी का अपने फादर के अगेंस्ट, और मतलब अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। तो आपने अभी भी देखा होगा कि कोई भी ऐसे डाइवोर्स एंड ऑल का केस चलता है, तो एक ये टेंडेंसी बन चुकी है कि हस्बैंड की पूरी फैमिली को ही आजकल एफआईआर उनके ऊपर डाल देते हैं। तो पहले और सीधा अरेस्ट हो जाता था इनके क्रुअलिटी के केसेस में, अब ये चीज नहीं है। ठीक है, इसमें पहले तो ये आ गया था कि दिस वाज मेंट टू बी अ शील्ड। ठीक है, अब ये वेपन की तरह यूज होती है, तो एक चेकलिस्ट बनी है
जिसमें जहां पर आप कर सकते हो, मतलब अरेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो गाइडलाइंस थी वो यही थी कि सीधा स्ट्रेट अवे यू डोंट हैव टू अरेस्ट समबडी। ठीक है, आपको चेकलिस्ट होगी, आपको वो टिक टिक बिल्कुल ऐसे टिक 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 एंड ऑल करना है। उसके बाद उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट चेकलिस्ट आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, और अगर आप नहीं अरेस्ट कर रहे हो तो उसके भी रीजंस आपको आगे देने हैं। सो अनिश कुमार की जजमेंट इज बेसिकली कि आप कैसे अरेस्ट या कब अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक, ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में ओनली आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज बेसिकली एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो अब क्या चार्जेस लगाएं ये आप कोर्ट के सामने करते हो। पर कोर्ट मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा मर्डर था, पर मर्डर को नीचे ले आया है, कल्पेबल होमिसाइड पे ले आया है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज, कि आप पे क्या क्या चार्ज लगेगा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे सेक्शंस है, 234, 235, 237, 238, 239। ठीक है, तो इतना मत देखना, 234 इज इनफ, और हाँ 234 इज इनफ, यस। इसके केसेस एक मोहन सिंह का केस है और एक ये अजय कुमार का केस है। तो ये दिस इज ऑन योर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। हो सकता है ये 20 मार्कर आ जाए, हो सकता है ये सीधा खाली मतलब 10 मार्कर पे है, पर हाँ चांसेस रहते हैं इस टॉपिक की। और नेक्स्ट ये जो आपका ट्रायल यूनिट है, इसका जो पहली सब टॉपिक है, वारंट समन समरी ट्रायल्स, ये आप यूट्यूब पे जाओ प्लीज, और इसका डिफरेंस अपने दिमाग में एक बारी को क्लियर कर लो, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार ऑनलाइन देख लो। इसका जो थर्ड है, ये जो सी है, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, इज बेसिकली कि मैं ये कह दूं कि मेरे को मतलब पीपी या एपीपी ये कह दे कि मेरे को इस एक्यूज के लिए इस चार्ज को विड्रॉ करना है, ऑल टुगेदर किसी केस को विड्रॉ करना है, तो वो किस किस सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, दैट इज योर विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें आपका सेक्शन 360। ठीक है, अब इसको भी देन अगेन इसको डिवाइड कर लो हु हाउ व्हेन व्हाट में। इस सेक्शन को आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि ये कभी भी जजमेंट से पहले किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये अब्दुल करीम का इसमें जो केस है वो असली का केस है, कि एक मतलब बहुत एक वीरप्पन था, वो मतलब ऐसे गैंगस्टर एंड ऑल नहीं होते, वो था अंडरग्राउंड माफिया लगा लो जो भी था, उसने वो उसके ऊपर एक्यूज था वो स्मगलिंग एंड ऑल का। तो उसने डिमांड ऐसे रखी थी कर्नाटका गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे पूरी करो, मेरे साथ वालों को छोड़ो इस प्रिजन से। तो इसलिए एप्लीकेशन डाल भी दी थी पीपी ने विड्रॉ करने के लिए। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अब ऐसे हर किसी की बात मानने लग गए तो फिर तो क्या ही बचेगा, फिर तो कोई मतलब जस्टिस तो होगा ही नहीं। तो ऐसे था कि कहाँ कहाँ आपको विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन लाना चाहिए, ही लाना चाहिए। और अल्टीमेटली इसके जो चार्जेस मतलब अपील एक्सेप्ट हो गई थी, पर चार्जेस वगैरह मतलब ड्रॉप नहीं हुए थे। अपील उसने करी थी जो एक फादर थे पुलिस ऑफिसर के, जिसको वीरप्पन ने मारा था। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी यूनिट है राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। इसमें बहुत सारे हैं, सब टॉपिक्स हैं, देख के परेशान मत होना। फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसमें अब राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पढ़ रहे थे, तो इसके साथ साथ फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल करोगे तो आपको इजी रहेगा सोचने में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट्स तो खाली राइट्स के बेसिस पे था, मतलब अरेस्टेड के बेसिस पे था, और फेयर ट्रायल किसी भी मतलब फॉर द विक्टिम एज वेल, उसके लिए भी ये फेयर ट्रायल का है कि इम्पार्शियल होनी चाहिए और ओपन कोर्ट्स में होनी चाहिए। ठीक है, कोई अगर सेम ऑफेंस के लिए नोबडी कैन बी कन्विक्टेड अगेन, और एविडेंस जो भी होगा वो एक्यूज की प्रेजेंस में होगा। राइट टू लीगल एड, ये सब इसमें है। तो जो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है उसके कुछ पॉइंट्स, और कंप्लेन मतलब विक्टिम की साइड से कुछ पॉइंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हो। प्लस इसमें आप आर्टिकल्स का प्लीज यूज करना, जैसे 20 हो गया, 39A हो गया।
ठीक है, तो ये यूज करोगे आर्टिकल्स तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका जो मेजर केस है वो तो कसाब वाला केस है। वैसे इसमें और भी है, मोहम्मद हुसैन वगैरह, पर जो कसाब का केस था बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि इनिशियल जब हुआ था तो पाकिस्तान ने तो मना कर दिया था कि हम तो जानते ही नहीं है इसको, तो हम इसको नहीं देंगे। और इंडिया से कोई रेडी वेडी नहीं हो रहा था, कोई भी लॉयर मना थोड़ी कर सकता है, मतलब लॉयर दो। हाउएवर उसको इनिशियल स्टेज पे नहीं मिला था तो उसके साथ कोई भी ऐसे इनजस्टिस नहीं हुआ था, जिस भी स्टेज से उसको मिला वहीं से होगा। तो ये कसाब का केस था इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, इतना ही रेलिवेंट है कसाब के केस में। देन कम्स अ जजमेंट। इसमें डिस्चार्ज, एक्विटल, कन्विक्शन, फर्क इतना होता है। डिस्चार्ज चार्जेस फ्रेम होने से पहले होता है, एक्विटल चार्जेस फ्रेम होने के बाद होता है अगर वो चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए हैं, और कन्विक्शन तब होता है अगर वो चार्जेस फ्रेम हो जाता है। बेसिकली मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर होती है पर वो झूठी एफआईआर होती है तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी, चार्जेस फ्रेम हो नहीं पाएंगे। मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर होती है पर उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता है चार्जेस फ्रेम करने के बाद, तो मेरा एक्विटल होगा, और अगर वो मैंने किया हुआ है, मेरे को पनिशमेंट मिल रही है, तो वो कन्विक्शन होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस तीनों में। और इसके जो मतलब ऐसे डिफरेंस आ सकता है इसकी क्या डिफरेंस होता है। तो 250 में तो ऐसे डिस्चार्ज दे रखा है, 255 में एक्विटल दे रखा है, ठीक है। एंड देन कम्स योर जजमेंट, वो 258 में है। जजमेंट का बेसिकली ये होता है कि सेम डे आप जजमेंट ना सुनाओ, ठीक है। आपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गई, आपने अगर आपने प्रोसीजर देखा, आपने कोर्ट देखे होंगे, तो लास्ट होता है फाइनल आंसर होती है किसी भी केस में। दोनों प्रोसेस डिफेंस अपने पॉइंट्स बता दिए, दोबारा से करवाते हैं, और मेजर चीज है तो add on and the judge takes further, मतलब लास्ट सेम डे जजमेंट ना सुनाई जाए, ठीक है। तो इसका स्कोप वही होता है कि वो थोड़ा सोच के, या ऐसा भी हो सकता है कि एविडेंस को थोड़ा और बेटर इवेल्युएशन करना हो तो उनको टाइम मिल जाए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो कन्विक्टेड है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई आपके हम आपको इतनी बड़ी जजमेंट क्यों ना सुनाए, ठीक है। तो ये 258 में आपके जजमेंट है, ठीक है। हियरिंग ऑफ सेंटेंस इज योर जजमेंट वाली चीज। और इसमें ये अजय पंडित का केस है। ऑल्दो बहुत ही बकवास जजमेंट है इस अजय पंडित की, क्योंकि इसने खून किया था, मतलब इसने टैबलेट्स ली थी, इंजेक्शन दिया था, डबल मर्डर के लिए ये कन्विक्ट हुआ था। इसको फिर भी छोड़ दिया गया था कि क्योंकि मतलब बहुत मेंटल ट्रॉमा हो जाता है बंदे को अगर आप उसको डेथ पनिशमेंट ऐसे सुना रहे हो, तो मतलब खराब जजमेंट है। पर हाँ, दिस इज इट, यू हैव टू राइट इट डाउन, जो भी है जैसी भी है। और उसके बाद जो 9th यूनिट है, प्ली बार्गेनिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ केसेस, ये बिल्कुल ही मतलब सेक्शन बेस्ड आएगा, तो देख लो आप, मतलब शॉर्ट नोट्स में आएगा, कोई सेंस नहीं है इसका। 20 मार्कर में आपको दे दे, अगर किस्मत बहुत खराब है आप लोगों की तो हाँ बिल्कुल आ सकता है 20 मार्कर में, पर अदरवाइज 10 मार्कर्स के लिए। प्ली बार्गेनिंग होता है कि मतलब मेरी प्ली, मतलब प्ली और कंपाउंडिंग में बहुत फर्क होता है। इसको एक बार आप देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। और और नेक्स्ट आपका ये अपील्स एंड इनहेरेंट पावर्स में से जो 413 एंड ऑल है, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट 528 व्हिच इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, व्हिच इज फॉर क्वॉशिंग। क्वॉशिंग का ये मतलब होता है कि ऑल टुगेदर ही एफआईआर खत्म, ऑल टुगेदर ही केस खत्म, ठीक है। कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई जज मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं, पनिशमेंट, केस खत्म। ये कैसे कैसे केसेस में हो सकता है वो दे रखा है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है फॉर एग्जांपल कि अगर रेप केस में कोई विक्टिम आ रही है और वो कह रही है कि ऐसे कर दो, क्वाश कर दो, ऐसे वैसे कर दो, तो बेसिकली इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो जियान सिंह की जजमेंट एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट केस है। इसमें आपको मतलब क्वॉशिंग और कंपाउंडिंग का फर्क बता दोगे तो यू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल्स दी गई थी ये जो नरेंद्र सिंह वाला केस है उसमें।
एंड देन जियान सिंह में बेसिकली हुआ था कि उसकी कन्विक्शन हो गई थी मैजिस्ट्रेट के थ्रू, तो उसने डाली थी फॉर कंपाउंडिंग, फिर पिटीशन डाली क्वॉशिंग की एफआईआर, तो कोर्ट ने कह दिया था कि क्या कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग केसेस में हो सकता है, तो ये था कि इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ क्वॉशिंग के लिए है और ऐसे केसेस में नहीं होगी जहां पर वो जस्टिस को ही मतलब खराब कर देगी वो चीज। तो बेसिकली आपका जियान सिंह में ये था। आई डोंट थिंक कोई ऐसा टॉपिक लेफ्ट है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और वो नाम मैंने बोला हो। इन केस कुछ रह रहा है तो प्लीज आस्क, रेस्ट आई एम डन। थैंक यू दी, आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर दिया है। आप सब लोग आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। एनीथिंग अबाउट द सेशन, अबाउट यू नो सब्जेक्ट, या कुछ भी हो आपको डाउट, या इलीशा, आपके नोट्स मिल सकते हैं? यार मैंने अभी जस्ट मतलब एविडेंस वाला पोर्शन आप लोगों का खत्म किया है, so what I do is I try to take it schedule wise। इसके बाद जैसे आपका फैमिली आएगा, इसके बाद I'll be preparing family, पर हाँ एविडेंस कल मैक्सिमम कल सुबह कल दोपहर तक I'll send, then I'll send family वाला। द थिंग इज कि इस बार मेरे को बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है टू कंपाइल, बहुत स्कैटर्ड है, एंड देन अगेन मतलब मैं जैसे लिखती हूँ इट्स नॉट श्योर शॉर्ट कि वो आपको समझ आएगी, तो मेरे को वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है सो दैट यू गाइस कैन गेट इट, इसलिए बस थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि मैं ऑनलाइन नोट्स नहीं बनाती थी, मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती थी, तो इसको मेरे को कंपाइल करने में टाइम लगता है। बट यस मैं आपको भेज दूंगी, आपको वो भी भेज दूंगी, आरटीआई भी भेज दूंगी, बस प्लीज थोड़ा सा टाइम दो और इतने खुद पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। या आई मीन वो ये सेशंस का मोटिव ही है कि हम सब लोग जो है वो खुद से पढ़ना स्टार्ट करें एंड बेसिकली एक स्क्रैच से कैसे पढ़ना स्टार्ट करें उसका आइडिया लग जाए। एंड अनमोल हैज रिटन, सो बेल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ भैया, देखो कोई अच्छा होगा ना, कोई पेपर सेटर होगा उसको देखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सब टॉपिक्स भी इसी उसमें से है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी एक्चुअली बेल है, क्योंकि इतने सारे प्रोविजंस आप खो जाते हो कि बेलेबल नॉन बेलेबल पावर्स क्या है, एंटीसिपेटरी क्या है, कैंसिलेशन क्या है, डिफॉल्ट क्या है। ठीक है, तो हाँ मतलब इसको टाइम दो अच्छे से इन्वेस्ट, तो इवन इन केस ऐसा हो गया कि इन 6 टॉपिक्स में से कोई दो आ रहे हैं 20 मार्कर्स, कोई तीसरा आ रहा है 10 मार्कर, तो आई थिंक 50 मार्क्स अगर आपका इससे पेपर बन रहा है तो समझो कितना इम्पोर्टेंट होगा। और केसेस भी बहुत है इसके, इसलिए मतलब यूनिट आई थिंक सबसे ज्यादा केसेस बेल के मिलेंगे आपको किसी भी यूनिट में, तो यस इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। एंड इवन एफआईआर, मतलब एफआईआर और बेल तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इज देयर एनी केस वो, हाँ हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। ऐसे किसी किसी ने, अच्छा इज देयर एनी केस अ होल क्वेश्चन, सारे ही तो ऐसे केसेस है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी केस है जो 2 पेजेस की जजमेंट है उस पर केस नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता है। अगर वो 2 पेजेस की जजमेंट होगी ना तो चांसेस आर कि उसमें खाली लीगल पोर्शन दे रखा है, उसमें फालतू की बातें नहीं दे रखी है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे केसेस के फैक्ट से क्लियर हो जाओ। क्या अगर ये दे रखा है कि आर्मी ऑफिसर था, उसके अगेंस्ट केस हो गया कॉन्स्पिरेसी का, तो कौन से वाला आएगा। ठीक है, अगर वो आर्मी ऑफिसर था उसने सुसाइड कर ली तो कौन सा केस आएगा। सो ये दिमाग में ऐसे ना कंफ्यूज होना, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी केस। जो टॉपिक, जिन टॉपिक्स के केसेस नहीं है वो ट्राई करो स्टार्टिंग में अवॉइड करना, देन अगर आपके पास टाइम बचेगा, ऑल्दो नहीं बचेगा, मेरे को पता है एक एक टॉपिक पूरा दिन खा जाता है, नहीं बचेगा तो पहले वो टॉपिक्स क्या करो जिनके केसेस गिवन है, then pick up the rest of the topics. And there's another question by Maheen. She says, thanks for this helpful session. And I have a doubt, how to revise and remember case laws. And she also is requesting you to take the PIL session. So, भैया पिल के लिए आई एम सो सॉरी, पहले से ही
आई अपोलोजाइज क्योंकि मेरे पास खुद का सिलेबस है इस बार, तो दिस वाज दिस लास्ट सेशन आई एम टेकिंग। आई एम प्रीटी श्योर अभिनंदन किसी अच्छे इंसान को ही लाएगा, वो समझा देगा। बट मैं पिल की आपको आरटीआई एंड नोट्स में देख लूंगी, मिलेंगे तो वो मतलब आरटीआई तो दे दूंगी। पिल में सबसे ज्यादा बैक थी हमारे टाइम पे, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है। रेस्ट हाउ टू रिवाइज एंड रिमेम्बर केस लॉस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है आपको ऐसे अगर फैक्ट्स याद रह जाए ना, तो आपको उसका इश्यू ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है और उसकी ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं हिट कर जाती है कि अच्छा ये क्वेश्चन उठा था तो ये आंसर होगा। व्हाट यू डू इज अपने A4 साइज शीट लेके, या तो वन साइड कोई छोटा केस है या बोथ साइड्स, ठीक है, अपने केस लिखने खुद की, उसमें स्टार्ट करो, उसके फैक्ट्स लिखो मैक्सिमम 4-5 लाइन में। ठीक है, और उसके इश्यूज लिखो, 1-2-3 जितने भी इश्यूज हैं, एंड देन राइट द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, उसको री रीड, रिवाइज एंड री राइट। ठीक है, उसको छोटा 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 कंसाइज करते चलो। जब लास्ट डे आप उसको रिवाइज करोगे ना, आपको ऑलरेडी केस मतलब उसके फैक्ट्स याद आ जाएंगे, और पेपर में जो आपने छोटा करा ना, आपको पूरा बड़े वाला पोर्शन याद आ जाएगा। अपने दिमाग में ना ऐसे छोटे छोटे हिंट्स ढूंढो। जैसे ये संजय गांधी वाला केस था, ठीक है, कि मूवी से रिलेटेड था। ठीक है, पॉलिटिशियन था, मूवी थी, करप्शन चार्जेस थे, जला दिया था। इस स्टोरी की तरह समझोगे किसी केस के फैक्ट्स को, तो इट विल बी वेरी इजी। इन केस पढ़ के आपको नहीं याद आ रहा है, तो अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स जो आपको 2-2, 4-4 मिनट में वो केसेस एक्सप्लेन कर रहे होंगे। इफ यू रिटेन बेटर बाय लिसनिंग, आप यूट्यूब खोलो। इन केस यू रिटेन बेटर बाय रीडिंग एंड राइटिंग, उसको खुद से लिखो। पर केसेस हमेशा खुद से लिख के प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि पेपर में you'll always mess up। आपको वहाँ याद नहीं होगा कि 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 7 पॉइंट्स लिखने हैं, क्या करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो बेसिकली रिवाइज और रिमेम्बर आप ऐसे ही कर सकते हो, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो। And the Anmol has asked the question: will flow diagrams work in answer writing, or will it be too much? दे कैन वर्क, डिपेंड्स आप कैसा फ्लो चार्ट बना रहे हो। मतलब लाइक BNSS में आप कैसा फ्लो चार्ट में थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रही हो, पर हाँ, इफ यू हैव दैट स्किल, अगर आप रिड्यूस कर सकते हो तो बिल्कुल फ्लो चार्ट्स बनाओ। पर ऐसा नहीं है कि फिर आप हर हर आंसर में खाली फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, एक डब्बा बनाया है उसमें 2 सेंटेंस, एरो लगाया, फिर एक डब्बा बनाया 2 सेंटेंस। डोंट डू इट। मे बी कोई फैक्ट्स हैं जहाँ डेट्स गिवन है, जैसे डी के पासू वाला था। 2 डायग्राम बनाओ कि एक डी के पासू की थी, एक वेस्ट बंगाल की कस्टोडियल डेथ थी, एक यूपी की कस्टोडियल डेथ थी, उसको कंबाइन कर दिया पिटिशन में। मतलब ऐसे फ्लो चार्ट्स काम कर सकते हैं, but for the entire answers no, please don't do it। मतलब मैं तो suggest नहीं करूंगी, बाकी at your risk। And there's another question. Apurv asked how to write answer in BNSS. Also, I want to ask, do I have to learn every question in the previous year question papers with their answers, as I have seen in my first semester that PYQ's questions do not repeat with the same language. I was unable to find any exact same language questions from the question paper in the PYQs. That is why you don't follow the PYQ questions blindly। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं फॉलो करते हैं, उनका पैटर्न फॉलो करते हैं, उनका एनालिसिस फॉलो करते हैं, उनके टॉपिक्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल FIR, आपको पता है FIR टॉपिक आएगा ही आएगा, उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज FIR, बेसिकली ये तो सबसे इजी हो जाएगा कि आपसे सीधा पूछ ले कि FIR क्या होता है, रिलेटेड केस लॉस क्या है क्या नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है, हर केस में करनी ही करनी है। ठीक है, तो मतलब देयर आर डिफरेंट वेज in which a topic can be asked। You don't have to study it क्वेश्चन आंसर वाइज। ठीक है, आप स्कूल में नहीं हो, आप यूजी में नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, यू हैव टू डू इट टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक्स उठाओ, टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ो, उसके सब टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ो कि अच्छा बेल है, बेल में ये 5 है, से एक लैंग्वेज ही तो चेंज हो सकती है, जो आपके बेसिक्स है वो तो क्लियर रहेंगे। अगर एंटिसिपेटरी पूछा है, अब एंटिसिपेटरी सीधा नाम दे के पूछते हैं, ऐसे भी बोल दे कि उसको एंटिसिपेशन थी किसी आदमी को, उसको पकड़ लेंगे, तो क्या FIR हो सकती है क्या नहीं हो सकती। सो
बेसिकली मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में मत करो, टॉपिक के हिसाब से अपने नोट्स बनाया करो, दैट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज, ऑल्सो आपको लॉन्ग टर्म आगे काम आएंगे, आपको याद रहेगा। And there's another question Gaurav is asking. Ideally, how lengthy should be an answer to a 20 marker question? How many pages or something like that? गौरव, हाउ इज योर राइटिंग स्पीड? मतलब एक शीट जो आंसर की होती है पेपर में, वो कितनी देर में लिख सकते हो? तो मेरे को एक बार बताओ, मैं फिर बताती हूँ। ऐसे अगर देखा जाए टेक्निकली हो पाए तो 8 pages फॉर अ 20 marker एंड 4 फॉर अ 10 marker। दिस इज द पैटर्न आई फॉलो। ठीक है, क्योंकि समवेयर आपकी 40 शीट्स ही रहती है एक आंसर शीट में। अब तो वो एक्स्ट्रा आंसर शीट वाला सिस्टम मतलब खत्म कर रखा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 40 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 में, इट कम्स टू 8। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी आई फॉलो। बाकी आपकी राइटिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बट प्लीज ऐसे मत करना कि देन प्लीज राइट एटलीस्ट 5 or 6 फॉर 20 marker। ठीक है, अब आप पता नहीं आप कैसे लिखते हो। इफ यू राइट बहुत छोटा छोटा, ठीक है, तो यही टाइम है आपके पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। अपने जब नोट्स बनाते हो ट्राई करो कि आप उतने ही नोट्स बनाओ जो आपको पेपर में याद रहे। ठीक है, अब आप नोट्स बना रहे हो 7 पेजेस के, आपको पेपर में आ रहे हैं 5 पेजेस से, 5 पेजेस का भी आप 4 पेज लिख पा रहे हो, तो दैट इज नॉट हेल्पफुल। नोट्स उतने बनाया करो जितने आपको पता हो कि हाँ मेरी बस की है, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, उतने नोट्स बनाओ, अदरवाइज कोई वो नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है वो चीज। बट प्लीज प्रैक्टिस राइटिंग। इफ यू नो आप बहुत स्लो लिखते हो, आपकी राइटिंग स्पीड नहीं है, ठीक है, तो जस्ट मतलब राइट रिवाइज, उनको कंसाइज कर लो, पॉइंट्स में ब्रेक कर लो। ये तो यहाँ तो कोई ऐसा कुछ पंगा नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स में लिख सकते हो, हेडिंग्स देना शुरू कर दो। ठीक है, इन केस आपको कल को कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा है या कुछ ऐसा बहुत मेजर मिस कर रहे हो, तो हेडिंग्स से वो हमेशा इजी होता है याद करना। तो इफ यू हैव एनी जजमेंट जिसमें मान लो 5 गाइडलाइंस दी थी, तो उनकी हेडिंग्स याद कर लिया आपने, जैसे डी के पास हुआ है कि अच्छा नेम टैग, मेमो ऑफ अरेस्ट, इंस्पेक्शन मेमो, ये सब। तो प्लीज मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड करो, पर प्रैक्टिस करा करो आंसर राइटिंग, दैट इज अ गुड हैबिट। आई रियली जस्ट फील इट ऑल। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये सुनो, मतलब ठीक है आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, जो भी बात है 60-70% ठीक है आ रहे हैं, इट्स ओके। बट आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। और मैंने ये सुना है सेंटर पे भी डिपेंड करता है। सेंटर की चीज आई एम नॉट श्योर कि आपका कहाँ सेंटर पड़ रहा है, हंसराज केएमसी, वो चीज डिपेंड करती है, दैट इज आई एम नॉट श्योर। बट ये बिल्कुल फैकल्टी पे मतलब बहुत फर्क पड़ता है कि कौन आपका चेक कर रहा है, क्योंकि चांसेस आर किसी टीचर ने एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा, किसी ने एक टॉपिक कम पढ़ाया होगा, किसी का तरीका अलग होगा समझाने का लिखवाने का। अगर किसी ऐसे के पास चला गया जिसने बहुत कुछ पढ़ाया हो क्लास में, और तुम लिख के आ रहे हो 4-5 टॉपिक्स, तो भैया सॉरी, आपकी लंका लग चुकी है। And any other questions? और आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, आप अनम्यूट करके ही पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। प्लीज आदित्य मैम कहना छोड़ दो, प्लीज। प्लीज इलीशा बोलो, बहुत अच्छा नाम है मेरा, लव माय नेम। फिर वही बात, आई जस्ट ड्रॉप द नंबर है, नाइन हाँ आप अपना लिख नाइन सकते हैं। ट्रिपल ऐसे सेवन है। 177। I'll send the evidence वाले notes कल, उसका लिंक कल, या तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं एक मेरा ग्रुप है मैं उस पे भी डालती हूँ, और एक अभिनंदन का भी ग्रुप है मैं उस पे भी डाल दूंगी। एंड और कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी अदर क्वेश्चंस? अरे जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। यस यस हाँ प्लीज। जी, पूछो। अरे जैसे आप इंस्टा पे भी काफी एक्टिव रहते हो, तो आप मतलब कैसे अपनी स्टडी कैसे मैनेज करते हो? ये तो मेरी पर्सनल लाइफ क्यों लेके आ रहे हो? तुम सीखोगे ओ, उससे। हम्म। अरे नहीं जैसे कहते हैं ना कि जैसे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो लाइक ये सब चीजें छोड़ दो, जैसे इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब वो सोशल मीडिया से अपनी थोड़ी थोड़ी मतलब दूरी बना के रखो, जैसे कौन सब कहता टीचर्स है ये वगैरह ये कहते चीजें? कौन कह रहा है ये चीजें? मेरे को नाम तो दो। हैं, टीचर्स वगैरह कहते हैं कि आप मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ा सा इनसे प्लीज मेंटेन थोड़ा डिस्टेंस।
मैंने कोई टीचर नहीं सुनी और मेरे को ऐसा कोई टीचर लगता भी नहीं है जिसका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट ना हो, लिंक्डइन अकाउंट ना हो, ठीक है, वो खुद बाहर नहीं जा रहा हो, खाने पीने मस्ती नहीं कर रहा हो। इफ इन केस वो नहीं कर रहे हैं, आई फील सो सॉरी फॉर देम। बात रही हाँ अगर मेरी रील मतलब मेरी पर्सनल लाइफ ऐसे इंस्टाग्राम एंड ऑल की, तो दैट इज नहीं। समथिंग आई लव। ठीक है, तो मैं उसके लिए जब सही टाइम होता है मैं उसके लिए सही टाइम भी निकाल लेती हूँ, जब टाइम होता है हाँ पढ़ने का हाँ तो मैं वही। उसको भी साइड लाइन कर देती हूँ ऐसा। हाँ वही चीज पूछ रहा था कि मैं हम्म। कैसे, आप मैनेज कैसे करते हो, मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ है ये। भैया प्रायोरिटीज होती हैं टाइम को पता होता है कि इस टाइम अच्छा पेपर आ रहे हैं तो ठीक है 3 दिन में एक रील डल जाएगी तो काफी है अगर आपके पास टाइम है तो आप हर दिन डाल लो। इट्स जस्ट मतलब वंस यू नो आपकी क्या प्रायोरिटीज है, यू नो हाउ टू सॉर्ट देम आउट, कितना क्या किसको टाइम देना है। बट प्लीज किसी मतलब ऐसा मत सोचना कि किसी एग्जाम के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए यू हैव टू स्टॉप लिविंग। ठीक है, इफ यू लाइक समथिंग डू इट। आप पढ़ रहे हो, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, आप 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हो, 1 घंटा अपनी हॉबी के लिए निकाल लो, फिजिकल एक्टिविटी कर लो, जिम चले जाओ, यू गाइस यू नो कुछ भी कर लो। सो आई थिंक दिस इज हाउ यू मैनेज थिंग्स। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इस लॉ स्कूल के, इस लॉ कॉलेज के बाहर भी आपकी एक लाइफ है। ठीक है, तो इतना मतलब जो आपके लिए काम करे आप वो करो और किसी की मत सुनो। डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू हाउ टू लिव योर लाइफ, एज सिंपल एज दैट। हाँ बस ये पूछना था। यस थैंक यू। यस, एनी टाइम। सही बोल रहे हो अनमोल भाई, रील्स भी तो अपडेटेड है। यस बिल्कुल। तो तुम्हारा थोड़ा टाइम पास भी तो मेरी रील्स ही कराएंगी। सो यस। Yeah, that's very true. Balance होना चाहिए life में, and we should prioritize what we like to do. It's a creative outlet. But any other questions? और भी कोई question है किसी को with respect to the subject, या जैसे गौरव ने पूछा तो with respect to law college in general, internships, anything, because these in second year, so RTI copies. यस आदित्य जी आएंगी अभी। मैं अपने ग्रुप पे कल से भेजना स्टार्ट कर दूंगी। एविडेंस पहले आई सेंड एंड देन स्केड्यूल वाइज जो भी रहता है ना आपका, मतलब फैमिली एंड ऐसे ऐसे धीरे धीरे विल सेंड। एंड न्यू डेट शीट की ये बात है कि अभी तक तो डीन मैडम को भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम परसों मिले थे तो तभी शी वाज नॉट श्योर कि क्या चल रहा है। बट चांसेस हैं कि 20 to 25 वाले खाली उतने ही स्केड्यूल होंगे। तो मे बी अगर आपका 4th को जैसे लास्ट था तो उसके 3 दिन बाद आपका जो एक पेपर बीच में पड़ेगा वो स्केड्यूल हो जाए। तो ऐसे मतलब इसके ऊपर भरोसा मत रखना अभी क्या है क्या नहीं है, अपने हिसाब से तैयारी करते चलो। टेक्निकली अभी तुम्हारे जब से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20 से हो रहे हैं तो तभी मतलब उतना ही फिलहाल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, होपफुली दे गेट। Yeah, टाइम क्या चाहिए, टाइम गैप क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें लगता है 5-5 दिन मिलेंगे यहाँ किसी पेपर के लिए? 5 days. अरे भाई पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़े हो तुम तो 5 दिन में क्या करोगे? फिर 3 दिन में देके खत्म करो, खुद की भी टेंशन बढ़ाओगे। अच्छा है जितना जल्दी हो और खत्म हो, आई थिंक इट विल बी बेटर। बट बहुत कंफ्यूजन है उसको लेके। आई थिंक मंडे तक, कल तक तो ठीक हो जाएगा। दे विल सॉर्ट ऑफ अपडेट ऑन द वेबसाइट एंड एवरीथिंग। और कोई क्वेरी है किसी को, कोई और क्वेश्चन है? एनीथिंग Yes, एल्स? it's if you guys अदरवाइज have, let me know. अदरवाइज दी का नंबर भी डाल रखा है, आप सब चैट बॉक्स में देख सकते हैं। एंड इफ यू, एंड ये जो वीडियो है पूरा, इसका भी पूरा जो रिकॉर्डिंग है वील अपलोड ऑन यूट्यूब एज वेल। सो आप में से जो सारे लोग हैं हु जॉइंड लेट, कुछ कुछ आपने मिस कर दिया है, या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं हु कुडंट ज्वाइन फॉर सम रीजन और उनको देखना है जो भी है, तो वो भी देख सकते हैं। एंड उसमें भी हम नंबर एंड सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी का डालेंगे। सो दी देयर इज अनदर क्वेश्चन, शुड वी स्किप प्री ट्रायल टॉपिक देन? ये इसका मतलब ना ये है तुम ध्यान से नहीं सुनते हो, मैं अपने लिए बोलती हूँ। ठीक है, मैंने ये उस टाइम पर भी बोला था कि जिसके केसेस हैं, जिस यूनिट के केसेस हैं या जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ उसको तो करना, उसके अलावा जिस टॉपिक को मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, उसको लेटर ऑन यू कैन पिक इट अप। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको समझा दिया कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आ जाता है, ऑल दो सेक्शंस थोड़े ज्यादा है पर इसके एटलीस्ट केसेस तो है। और ये जो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस है दैट गोज इनटू योर मजिस्ट्रेट की पावर। तो सीधा शॉर्ट शॉर्ट आपके 2 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। खाली कमिटल प्रोसीडिंग्स इज समथिंग जो आप यूट्यूब से देख लो, ये मतलब वैसे थ्योरी है, आपको प्रैक्टिकल
ऐसे ही समझ आएगा, ठीक है। तो टॉपिक कोई मत छोड़ो फिलहाल अदर देन द यूनिट 9, ठीक है। अदर मीन्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस, ये प्ली बार्गेनिंग एंड कंपाउंडिंग, दिस इज बेसिकली ऑल सेक्शंस। इतना बस की मेरी तो नहीं था याद करना, तो मैंने तो नहीं किया था। और ये जो इंट्रोडक्शन टू पीएनएसएस है, दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट 9th यूनिट को फिलहाल होल्ड पे रख के स्टार्ट विद द अदर टॉपिक्स, एंड देन इफ यू फील कि हाँ मेरी कैपेसिटी है, मैं रिटेन कर पा रहा हूँ, देन गो टू दीज टॉपिक्स। Yeah. And any other questions? और भी कोई क्वेश्चन है या should we call it a day? I think लेट्स जस्ट यस कॉल इट अ डे। I think और कोई क्वेश्चंस है नहीं। So दीदी का नंबर तो आप सबके पास भेज दिया है, चैट में है, and if you are on the group then वहाँ भी भेजेंगे नंबर and contact details, the recording of this video. So thank you so much Elisha दी for sort of taking out the time. आपके भी एग्जाम्स अभी आ रहे हैं और आपने टाइम निकाला एंड हम सबको सॉर्ट ऑफ गाइड किया, बताया कि कैसे इस पूरे सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाए। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड एंड हु आर स्टिल ऑन दिस सेशन। आप सबके जो पार्टिसिपेशन है एंड जो आपका फीडबैक अच्छा आता है, उसी की वजह से जो है हम लोग सब वी एट उड़ान वी ट्राई टू ब्रिंग मोर सच सेशंस। सो दिस वाज द 4th सेशन। इससे पहले हमने फैमिली लॉ 2 का किया था, फैमिली लॉ 2 के न्यूमेरिकल्स का किया था एंड बीएसए का किया था जो इलीशा दीदी ने ही लिया था। एंड अब नाउ वील मूव ऑन टू प्रॉपर्टी लॉ एंड देन जो पीआईएल है। ये 2 सेशंस बचे हैं जहाँ पे एक टॉपर आएगा एंड वील टेक अ सेशन एज वेल। सो स्टे कनेक्टेड टू द ग्रुप एंड जो भी है पूरा रिकॉर्डेड पूरा वीडियो भी डल जाएगा ग्रुप में। आई शेयर द लिंक एज वेल एंड दीदीज कॉन्टैक्ट। सो कोई भी आपको डाउट्स हो कुछ भी हो, सो यू कैन फील फ्री टू ज्वाइन and sort of ask Didi. And thank you so much and I wish you all the best. Let's sort of meet in the next session, property law ka, on Tuesday 9 p.m. Thank you. Good night.